स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में झांक रहे हैं जो कह सकते हैं कि काफी उथल-पुथल वाला था। हाँ, बिल्कुल। लगभग 13वीं सदी से लेकर मान लीजिए 17वीं 18वीं सदी तक। सही। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो ये दिखाते हैं कि कैसे बाहरी ताकतों ने और अंदरूनी बदलावों ने भी भारत के राजनीतिक नक्शे को मतलब पूरी तरह से बदल दिया। बिल्कुल। ये वो दौर था जब दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे बहुत बड़े साम्राज्य बने और फिर बिखरे भी। और साथ ही कई ताकतवर क्षेत्रीय राज्य भी उभरे और विरोध की लहरें भी उठीं। अच्छा। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सत्ता का खेल था ये कैसे बदला, इसका असर क्या हुआ और लोगों ने क्या महसूस किया, समाज ने कैसे प्रतिक्रिया दी। हाँ, बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? दिल्ली सल्तनत से, 13वीं से 16वीं सदी। हाँ, वहीं से करते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसमें तुर्क अफगान मूल के 5 अलग-अलग वंशों ने राज किया। 5 वंश, पर ऐसा लगता है कि इनकी पहचान ज्यादातर अस्थिरता से जुड़ी है, मतलब माहौल डामाडोल रहता था। हाँ, ये काफी हद तक सही है। सत्ता के लिए संघर्ष वो तो आम था। अच्छा। और बादशाह अक्सर तेजी से बदलते थे, कभी-कभी तो बहुत हिंसक तरीके से भी। लेकिन इसी दौर में ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हुआ। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों ने साम्राज्य फैलाने की बड़ी कोशिशें भी की। तुगलक की वो राजधानी वाली योजना। हाँ, वही। हालांकि तुगलक की कुछ योजनाएं जैसे वो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, वो मतलब जमीनी हकीकत से काफी दूर थीं और नाकाम रहीं। बुरी तरह नाकाम रहीं। लोगों को बहुत परेशानी हुई। ये दिखाता है कि शासक सोचते क्या थे और असलियत क्या थी। और वो लूटपाट, भारी टैक्स, वो भी था। लूटपाट, भारी टैक्स और मंदिरों को नुकसान पहुंचाना भी, हाँ, इस दौर की सच्चाई थी। और 1398 में तैमूर का हमला। ओहो, तैमूर का दिल्ली पर हमला तो वो उस वक्त की बर्बरता का एक भयानक उदाहरण है। उसने सल्तनत को बहुत बहुत कमजोर कर दिया था। लेकिन जाहिर है सब चुपचाप तो नहीं बैठे होंगे, विरोध भी तो हो रहा होगा। यकीनन पहले से जो राज्य जमे हुए थे उन्होंने चुनौती दी। जैसे पूर्व में पूर्वी गंगवंश, उनके राजा नरसिंह देव प्रथम ने तो सुना है अपनी जीत की याद में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया। अच्छा, कोणार्क मंदिर। हाँ। और दक्षिण में हरिहर और बुक्का, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। हाँ, विजयनगर का नाम तो बहुत आता है। बिल्कुल। वो एक बड़ी ताकत बनकर उभरा, खासकर कृष्णदेव राय के समय में। सैन्य और सांस्कृतिक दोनों ही तरह से बहुत मजबूत था। लेकिन फिर उसका पतन हुआ। हाँ, 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई। उसके बाद विजयनगर का पतन शुरू हो गया। हाँ, और राजपूत राज्य, मेवाड़ वगैरह। हाँ, बिल्कुल। दूसरी क्षेत्रीय सल्तनतें भी थीं और मेवाड़ जैसे राजपूत राज्यों ने भी दिल्ली की सत्ता को लगातार चुनौती दी। मेवाड़ में राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, हाँ। उन्होंने तो लंबे समय तक अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया। वो क्षेत्रीय प्रतिरोध का एक बड़ा प्रतीक है। फिर 1526 में सीन बदलता है, बाबर आता है, मुगल साम्राज्य। सही। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। स्रोत बताते हैं कि इसमें बारूद का इस्तेमाल बड़े निर्णायक था। हाँ, ये एक नई बात थी और बाबरनामा में भी जिक्र है कि भारत को लेकर उसकी राय मिली जुली थी। अच्छा। हाँ, मुगल एक अलग ही पैमाने पर आए, एक अलग व्यवस्था लेकर। अकबर का जिक्र जरूरी है यहाँ, उसका शासनकाल लंबा था। बिल्कुल। अकबर का दौर काफी दिलचस्प है। शुरुआत में जैसे चित्तौड़ की जीत में काफी क्रूरता दिखती है, लेकिन बाद में उसने सुलह कुल की नीति अपनाई। सुलह कुल मतलब सबके साथ शांति। उसने जजिया जैसा धार्मिक टैक्स हटाया जो गैर मुसलमानों पर लगता था। हाँ, जजिया। और राजपूतों के साथ गठबंधन किए। उसने प्रशासन को भी मजबूत किया। कैसे? खासकर मनसबदारी प्रणाली। इसमें अधिकारियों को उनकी रैंक के हिसाब से सैनिक रखने होते थे और टोडरमल के जमीन से जुड़े सुधार भी थे। ये तो औरंगजेब के दौर से काफी अलग तस्वीर लगती है। हाँ, असल में काफी हद तक विपरीत था। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक फैला, जरूर नक्शे में तो सबसे बड़ा दिखता है। बिल्कुल, लेकिन ये लगातार लड़ाइयों की कीमत पर हुआ। खासकर दक्कन में सालों युद्ध चले, शाही खजाना खाली हो गया। और उसकी नीतियां भी। हाँ, उसके दौर में धार्मिक कट्टरता बढ़ी, जजिया कर फिर से लगा दिया गया, मंदिरों को तोड़ने की घटनाएं भी हुईं। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा जबरदस्त विरोध। राजपूत, सिख, गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई। फिर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा बनाया। खालसा बंद। हाँ। मराठे, जाट और उधर पूर्वोत्तर में अहोम, सबने विरोध किया। अहोमों ने तो सरायघाट की लड़ाई में मुगलों को हराया भी था।
तो ये सारे विरोध। हाँ, इस चौतरफा विरोध ने औरंगजेब की मौत के बाद साम्राज्य के पतन में मतलब एक अहम भूमिका निभाई। इतनी सारी राजनीतिक उठापटक चल रही थी, तो आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? अर्थव्यवस्था का क्या हाल था? सब कुछ रुक गया था क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि सब रुक गया था। स्रोत बताते हैं कि तस्वीर मिली जुली थी। अच्छा। राजनीतिक अस्थिरता थी, लेकिन उसके बावजूद भारत आर्थिक रूप से काफी जीवंत बना रहा। मतलब खेती मजबूत थी, कपड़ा उद्योग जैसे दस्तकारी फल फूल रहे थे, व्यापार भी खूब होता था। व्यापार के लिए कोई खास व्यवस्था थी? हाँ, हुंडी चलती थी, वो लेन देन के देसी पर्चे होते थे। सल्तनत और मुगलों ने सड़कों और सिंचाई जैसी कुछ बुनियादी चीजों में सुधार भी किए। लेकिन मुश्किलें भी तो होंगी। मुश्किलें बहुत थीं। दौलत का बंटवारा बराबर नहीं था, टैक्स अक्सर बहुत ज्यादा होते थे, और लड़ाइयों की वजह से लोगों को घर बार छोड़ना पड़ता था, दुख झेलना पड़ता था। ये तो था ही। फिर भी समुदायों ने हिम्मत दिखाई, मुश्किल हालात का सामना किया, खुद को ढाला और अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी बचाए रखा। इसी से वो एक मिलीजुली समृद्ध विरासत बनी। तो अगर हम सब समेटें तो ये दौर सिर्फ सरहदों के बदलने का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गहरे टकराव, मुसीबतों से जूझने की लोगों की ताकत, शासन में नए नए प्रयोग और सांस्कृतिक बदलावों का भी दौर था। सही कहा। इसने वाकई भारत को एक नया रूप दिया, जिसका असर हुकूमत से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक पड़ पड़ा। बिल्कुल सही। ये गहन बदलाव का समय था, बहुत कुछ बदल रहा था। चलते चलते एक और बात सोचने लायक है शायद। बताइए। स्रोत ये भी दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग शासकों ने बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपनाए, है ना? हाँ, जैसे अकबर और औरंगजेब ही कितने अलग थे। वही, कुछ ने सिर्फ सैन्य ताकत पर भरोसा किया, तो कुछ ने कूटनीति और धार्मिक नरमी का भी सहारा लिया। सही। तो सोचने वाली बात यह है कि इन अलग अलग रणनीतियों की कामयाबी या नाकामी और उनके जो लंबे समय तक चलने वाले नतीजे हुए, वो आज भी हमें शासन चलाने के तरीकों के बारे में क्या सिखा सकते हैं।